नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल को समझने वाले हैं, जिसमें मैं वन बाय वन हर एक नंबर से डिविजिबिलिटी का रूल आपको समझाने वाला हूं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, देखो मैंने लिख रखा है कि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का कि इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लेकिन मैं इसको आपको समझाऊंगा भी कि आखिर ये चीज मैंने क्या लिख रखी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक की बात करते हैं तो दी गई जो भी हमारी संख्या होती है, जितनी भी हमारी संख्या है, हर एक संख्या हमारी एक से डिविजिबल होती है। ठीक है, हर एक संख्या हमारी एक से डिविजिबल होती है। बात करते हैं अगर दो की, तो अगर हमें पता करना है कि कोई दी गई संख्या दो से डिविजिबल है या नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उसका आखिरी का अंक देखेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि मान लो कि मैंने एक संख्या लिख दी 324, हमें पता करना है कि ये दो से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम केवल क्या लेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, यानी कि लास्ट का अंक देखेंगे, जो कि इसमें 4 लिखा हुआ है। अगर 4 हमारा दो से डिविजिबल है तो पूरी संख्या हमारी दो से डिविजिबल होगी। 4 यहाँ पर दो से डिविजिबल है, इसका मतलब 324 में हमारा दो से डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने क्या लिख रखा है कि अगर हमारा यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आता है तो वो संख्या हमारी दो से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो, इन्हीं संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इनमें से कोई सा भी होता है, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो यानी कि जितनी भी हमारी सम संख्या है, जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं, वो सारे हमारे दो से डिविजिबल होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दो से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कि हमें यूनिट डिजिट देखना है। अगर वो दो से डिवाइड हो रहा है तो दी गई हमारी पूरी संख्या भी दो से डिवाइड होगी। तीन के केस में अगर हम देखते हैं कि तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो तीन का रूल कहता है कि जो भी हमारी दी गई संख्या है, उसके अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, उसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, यही एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूँ 324 है, तो रूल क्या कहता है कि पहले हमें इसके अंकों को जोड़ना है, यानी कि 3 + 2 + 4, ये कितना आ जाएगा जोड़ने पर, 3, 2, 5, 4, 9। अब जोड़ने के बाद में जो वैल्यू आ रही है, ये अगर 3 से डिवाइड है तो दी गई संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो गई। इतना समझ में है? हमें क्या करना है कि अंकों को जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद में जो वैल्यू आ रही है उसे चेक करना है। अगर ये 3 से डिवाइड है तो दी गई संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर यही संख्या हमारी बहुत बड़ी हो जाती, मान लो ऐसे हो जाता 3, 2, 4, 3, 6, 9, 7, 2, तो इसको हमें जोड़ने में फिर टाइम लगेगा। उस केस में हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है कि हम इसको जोड़ने के बजाय ये देखेंगे कि क्या कुछ हमारे पास कट सकता है। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 3 से ये सीधे कट जा रहा है, 3 से ये कट जा रहा है, 3 से ये कट जा रहा है, 3 से ये कट जा रहा है। अगर हम 7 और 2 को मिला दें तो 9 होकर ये भी 3 से कट जाएगा, 4 और 2 को मिला दें तो 6 होकर ये भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जोड़ने के बजाय हम सीधे देखते जाएंगे कि कोई एक सिंगल डिजिट कट रही है, या फिर दो डिजिट को अगर मिला दे रहे हैं तो फिर कट जा रही है। ऐसे हम सीधे उसको काटते चले जाएंगे, तो हमें जोड़ने का काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर सब कुछ कट जा रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी, अगर कुछ रिमेन रह जा रहा है तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो ये हमारा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्लियर हो गया। अब 4 का रूल क्या कहता है, अगर आप 4 को ध्यान से देखो तो 4 रियल में क्या है, 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 यानी 2 का रूल क्या कहता था कि हम लास्ट का एक अंक देखते थे। 2 की पावर 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के हम दो अंक देखेंगे। मान लो यही एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूँ 324, तो अगर हमें इसे 2 से चेक करना है तो हम इकाई का अंक देखेंगे, अगर हमें 4 से चेक करना है तो हम लास्ट के दो अंक देखेंगे। अगर इतना पूरा जो लास्ट के दो अंक है, अगर ये 4 से कट रहा है तो हमारी जो दी गई पूरी संख्या है वो भी 4 से कटेगी। यानी कि 2 के केस में हम क्या करेंगे, लास्ट का एक अंक देखेंगे। 4 के केस में हम क्या करेंगे, लास्ट के दो अंक देखेंगे। वहीं पर अगर आ जाते हैं हम 8 के केस में, तो ये होता है 2 की पावर 3। तो 8 के केस में हम लास्ट के तीन अंक देखेंगे, वही मैंने लिख रखा है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है तो दी गई पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। तो ये हमने कितना सीख लिया, हमने 3 का भी आपको बता दिया, 4 का भी हमने आपको बता दिया, और 8 का भी हमने आपको बता दिया। अब अगर हम 5 के केस में आते हैं, तो 5 का केस क्या कहता है कि जो भी हमारी संख्या है उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। रीजन, अगर आपने कभी 5 की टेबल को ध्यान से देखा होगा तो देखो कितना होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे करके आगे 55, 60, ऐसे ही होता चला जाएगा।
अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो इसका यूनिट डिजिट है, हर एक में अगर आप देखो तो यूनिट डिजिट क्या है, या तो आपको 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, इनके अलावा कोई भी तीसरा डिजिट आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर भी 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 5 है। जो बच रहा है वो क्या है, 0 0 0 0 0 0। तो मैंने वही लिखा है इसमें कि जो हमारा लास्ट का अंक है, यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट है, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर किसी संख्या में लास्ट का अंक 0 और 5 में से कोई सा भी आ रहा है तो वो संख्या हमारी 5 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर लिख दिया 320, इकाई अंक मैंने देखा 0 है, इसका मतलब 5 से कटेगी। मैंने लिख दिया 4255, इकाई अंक मैंने देखा 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगी। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 या फिर 5 में से कोई सा एक आ जाए तो वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमने सीख लिया 5 का रूल। ठीक है। अब अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 के केस में क्या है कि डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, मतलब कोई भी संख्या अगर 2 से भी और 3 से भी कट जाए, यानी कि उसमें 2 का भी रूल सेटिस्फाई हो जाए, 3 का भी रूल सेटिस्फाई हो जाए, तो वो हमारी संख्या 6 से कट जाएगी। इतना समझ आया? यानी कि इसके हमने फैक्टर निकाल लिया। आप एक तरह से समझ लो, कोई भी संख्या से अगर हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता करना है, मान लो कोई बड़ी संख्या है और उससे हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता करना है, तो उसके हम ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो और उनका हम रूल लगा देंगे। मान लो कि हमें पता करना है कि 18 का रूल क्या है, तो 18 के हम क्या करेंगे, 2 का और 9 का रूल लगा देंगे। तो अगर उसमें 2 का भी रूल सेटिस्फाई हो जाए संख्या में, 9 का भी रूल सेटिस्फाई हो जाए, तो वो संख्या हमारी 18 से डिविजिबल होगी। अगर हमें 36 का पता करना है कि कोई संख्या 36 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसमें 4 का और 9 का रूल लगा देंगे। वो संख्या में अगर 4 का रूल सेटिस्फाई हो जाए, 9 का भी रूल सेटिस्फाई हो जाए, तो वो हमारी संख्या 36 से डिविजिबल होगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर 6 का रूल क्या कहता है कि वो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो जाए, वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी, हमारी 6 से डिविजिबल होगी। 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल समझाने के लिए मैं एक बार पहले जो हमारा लिखा हुआ चीज है इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, क्योंकि 7 के लिए मैं आपको 2 तरह के रूल बताऊंगा और उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। 7 का ये जो रूल मैंने लिख रखा है, अगर आप इसको सीखते हो तो इससे आप छोटी संख्याओं में इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब भी बड़ी संख्याओं की बात होती है तो इसको अप्लाई करने में काफी ज्यादा हमारा टाइम लॉस होता है। इसका रूल क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम रेस्ट। मान लो मैंने कोई संख्या मान ली, मैंने कोई संख्या क्या मान ली, 714। ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट का दोगुना करके बचे हुए में से घटाना है। तो 4 का दोगुना करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 को 4 को हटा देंगे। ठीक है। बच क्या रहा है, 71। 71 में से इसको घटाएंगे, 71 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63। ठीक है। अब ये अगर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या के 7 से डिविजिबल होगी, ये संख्या 7 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये चलो हमने एक बार में ये अपना आंसर निकाल लिया, अगर यही संख्या हमारे पास बहुत बड़ी होती, बहुत बड़ी का मतलब अगर यही संख्या हो जाती है 32549, तो फिर क्या करते, तो फिर हमें हर तब तक हमें यही प्रोसेस लगातार अप्लाई करना होता जब तक कि ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल ना हो जाए, यानी कि उतनी छोटी ना हो जाए कि हम डायरेक्टली देख के बता सके कि 7 से डिविजिबल है। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, पहले हम 9 का दोगुना करेंगे 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे 14 में से 8 गई, कितना हो जाएगा 6, 4 में से 1 गई, कितना हो जाएगा 3, आगे कितना बचा है 32। अब 6 का दोगुना करेंगे 12, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 3, 1 का दोगुना करेंगे 2, 31 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 29। तो ये क्या 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इस रूल में कि अगर छोटी संख्या है तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, अगर बड़ी संख्या है तो हमें इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि इससे अच्छा तो हम डिवाइड करके ही पता कर सकते थे, इससे जल्दी हम पता कर सकते थे डिवाइड करके। तो इसलिए इसका मैं आपको और इसके साथ से डिविजिबिलिटी के 2 और रूल बताता हूँ। पहला रूल तो मैंने आपको समझा दिया कि सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है। अब इसके 2 रूल मैं आपको और बताता हूँ। पहला रूल क्या कहता है कि जो भी हमारी दी गई संख्या रहती है इसमें हमें क्या करना है, 3 के पेयर बनाने हैं, 3 ठीक है, 3 के पेयर बनाने हैं। अगर मान लो ये और बड़ी संख्या रहती तो हम यहाँ पर 1 और 3 का पेयर बना लेते। फिर क्या करना है कि बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देना है, 549 माइनस हम 32 कर देंगे, 549 माइनस क्या कर देंगे हम 32। 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 5 का 5 बचेगा। अब ये तो देखो काफी बड़ी संख्या आ गई, फिर भी तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें ये वाला रूल लगा सकते हैं, 7 का दोगुना करेंगे 14 आ जाएगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो सॉरी 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। हालांकि ये बहुत छोटा नहीं हुआ, लेकिन इसके कंपेरिजन में कुछ छोटा हो गया है।
अब इसका मैं एक और तीसरा रूल बताता हूँ जो कि बिल्कुल छोटा हो जाएगा, मतलब संख्या कितनी भी बड़े से बड़ी हो, आप हर एक संख्या को 2 से 3 लाइनों में सॉल्व करके आंसर बता सकते हो कि वो संख्या 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो ये रूल क्या कहता है कि मान लो मैंने एक संख्या लिख ली, ध्यान से समझिएगा, 325 493, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि आपको इधर से शुरू करना है और संख्याओं के ऊपर 1 2 3 लिखते चले जाना है। 1 2 3, 1 2 3। अगर आगे और भी होता तो हम उस पर भी 1 2 3 लिखते। अगला स्टेप क्या है कि पहले वाले 1 2 3 के पेयर में आपको 2 और 3 में माइनस लगाना है, दूसरे वाले पेयर में 1 में माइनस लगाना है। अगर तीसरा पेयर आता तो उसमें फिर से हम 2 और 3 में माइनस लगाते हैं, चौथा पेयर आता तो उसमें फिर से हम 1 में माइनस लगाते हैं। अगला स्टेप क्या है कि इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेना। 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 लेकिन माइनस का, 5 तिया 15 लेकिन माइनस का, 4 एकम 4 लेकिन माइनस का, 9 दूनी 18 प्लस का, और 3 तिरका 9 प्लस का। अब आपको इसको जोड़ लेना है और जोड़ने पर जो भी वैल्यू आएगी वो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखो 4 4 8 और 15 8 23 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 23, यानी कि माइनस में आ जाएगा हमारा 23, और प्लस में कितना आ जाएगा हमारा 9 3 12 12 18 30। तो 30 माइनस 23 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 7। ये 7 से डिविजिबल है, हाँ है। इसका मतलब पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। अब इस रूल में फायदा क्या है, फायदा ये कि संख्या कितनी भी बड़ी हो जाएगी आपको इतने ही स्टेप्स करने होंगे। इस रूल में प्रॉब्लम क्या थी कि संख्या जैसी बड़ी होती जाएगी वैसे ही वैसे स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको ये रूल याद रखना है, मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट आपके लिए यही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि जैसे मैंने छोटी संख्याएं ली थी, जैसे मैंने 714 ली थी, ठीक है, तो इसके केस में हम यही करेंगे, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने यही लिया था। मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 दूनी 2 एकम 2 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 7 बचेगा कितना, ये माइनस का 7। तो ये हमारा 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरी संख्या यानी कि 714 जो थी ये भी हमारी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हर एक नंबर में कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी से छोटी संख्या हो, उसमें हमें क्या करना है कि सेम स्टेप्स ही अप्लाई करने हैं। तो हमने क्या कर लिया, 6 का भी रूल सीख लिया और 7 का भी रूल सीख लिया। 8 का रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे 2 की केस में हम लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4 के केस में हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8 के केस में हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अब आते हैं हम कहाँ पर, 9 पर। तो देखो 9 का केस और 3 का केस सेम है। रीजन क्या है, पावर का। जैसे हमने 2 की पावर में देखा था वैसे हम इसको 3 की पावर में देखेंगे। तो ये 3 की पावर 1 है, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। ऐसे अगर 27 आता तो उसका भी सेम यही रूल है। रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। 27 के केस में क्या होगा कि सम ऑफ डिजिट्स 27 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मान लो कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, कोई एग्जाम्पल लेता हूँ 5 4 6 3 2 7 9, ठीक है। हमें पता करना है कि ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल क्या कहता है कि हमें इस अंकों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, नहीं हो रही है तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन ये रूल पुराना है, हमें क्या करना है कि इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ने में हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही काटते चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 तो नहीं कट रहा है, लेकिन हम 5 और 4 को मिला दे रहे हैं तो ये 9 से कट जाएगा। वैसे 6 और 3 को मिला देंगे ये भी 9 से कट जाएगा, 2 और 7 को मिला देंगे ये भी 9 से कट जाएगा, 9 से कट ही जाएगा। तो सब कुछ कटने के बाद में बच क्या रहा है 0। अगर कुछ नहीं बच रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, अगर कुछ बच जा रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमने सीख लिया 9 का रूल। अब आते हैं 10 के रूल पे। तो 10 का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल, शुड बी 0, यानी कि जो भी इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो हमारा क्या होना चाहिए 0। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें लास्ट का यूनिट डिजिट 0, मान लो कि ये बहुत बड़ी संख्या और इसमें लास्ट में 0 लिखा हुआ है, तो ये हमारी 10 से डिविजिबल होगी। तो कोई भी संख्या जिसका आखिरी का अंक 0 है वो हमारी 10 से डिविजिबल हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या किया, 1 से लेकर 10 तक के सारे रूल क्लियरली समझा दिए हैं। अब चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम इसको क्वेश्चन में कैसे कैसे अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि K53206 ये एक संख्या है जो कि 6 से विभाज्य है, तो हमें K का मान बताना है। अब देखो 6 के केस में मैंने आपको क्या बताया था, 6 का रूल, कि वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर उसमें 2 का रूल लगाना चाहे
तो क्या हो जाएगा, अगर हम 2 का रूल लगाएं तो देखो 2 का रूल हमारा क्या कहता था, K53206K। 2 का रूल हमारा क्या कहता था कि जो हमारी सम संख्या है वही केवल 2 से कटती है। यानी कि जो हमारा इकाई का अंक है, जैसे यहाँ पर K है, उसकी जगह पर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। यानी कि इनमें से कोई एक वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो K की एक पॉसिबिलिटीज तो ये आ गई कि इनमें से कोई वैल्यू होगी। दूसरा, अगर इसमें हम 3 का रूल लगाते हैं तो 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, 3 का रूल अगर लगाएंगे तो सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे। सम ऑफ डिजिट्स के केस में देखो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, 7 + 2K। ठीक है, 7 + 2K, ये समझ में आ रहा होगा। हमने 3 से डायरेक्टली 3 को और 6 को काट दिया, बचा क्या, 5 2 7 और के मिलाकर के 2K। ये हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम के की वैल्यू इनमें से पुट करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम के की वैल्यू 0 लेते हैं, के की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आगे अगर के की वैल्यू यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 के केस में अगर हम देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 11 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर हम 4 के केस में देखते हैं तो 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 7 15 हो जाएगा, मतलब 4 सेटिस्फाई कर रहा है। 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 12 7 19, 6 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 7 25, तो 8 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि हमने 6 का रूल देखा कि वो 2 और 3 दोनों के रूल से अगर सेटिस्फाई हो रही है संख्या तो वो 6 से डिवाइड होगी। अगर इसमें 2 का रूल लगाते हैं तो के की जगह पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब अगर इसमें हम 3 का रूल लगा देंगे तो इसी में फिल्टर हो जाएगा। मतलब क्या है, हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 का अगर हमने रूल लगाया तो हमने देखा कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको काट दिया, इसको काट दिया, बच क्या रहा है, 5 और 2 7, प्लस का के और के 2K, तो 7 + 2K/3। अब अगर ये 3 से कटना चाहे तो इसके लिए हम ये वैल्यू के की पुट करेंगे। के की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बच्चे केवल 7/3, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखें तो 2 दूनी 4 7 11, 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 रखें तो 4 दूनी 8 7 15, 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए हमने कहा कि हाँ 4 ये वैल्यू हो सकती है। अभी आगे और भी है या नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। 6 रखें तो 6 दूनी 12 7 19, ये 3 से नहीं कटेगा। 8 रखें तो 8 दूनी 16 7 25, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया, 4। यानी कि के की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 4। समझ में आई बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 87M6203M। अगर ये पूरी संख्या 6 से डिविजिबल है तो m के जितने भी पॉसिबल मान है उन सभी का हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम 6 के रूल की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि 6 का रूल हमारा क्या कहता है, वो संख्या हमारी 2 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या हमारी 3 से भी कटनी चाहिए। तो अगर हम 2 का रूल अप्लाई करते हैं इसमें तो कितना लिखा हुआ है, 87M6203M। अब देखो यहाँ पर 2 का रूल क्या कहता है कि जो हमारा इकाई अंक है यानी कि जो m है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी, या तो 8 होगी। यानी कि इसकी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई। अब अगर इसमें हम 3 का रूल लगा देते तो 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर देखते हैं, ये कट जा रहा है हमारा, ये कट जा रहा है, 8 7 15 कट जा रहा है, बच क्या रहा है, 2 + 2m। ठीक है, 2 + 2m, ये हमारा 3 से कटना चाहिए। तो अगर हम m की वैल्यू 0 लेते हैं, यहाँ पर मान लो हमने m की वैल्यू 0 ले ली। m की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम m की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2/3। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, जो कि 3 से नहीं कटने वाली। अगर हम m की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम ऐसे इसको लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसका टोटल कितना आएगा, 2 + 2m, 2 + 2m। अगर m की वैल्यू 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये वैल्यू गलत हो गई। m की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 2 6, इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और ये 3 से कट जाएगा क्योंकि इसका मतलब m की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर हम m की वैल्यू 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10, ये जो है 3 से नहीं कटने वाला, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। m की वैल्यू अगर हम 6 लेकर के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 14, ये भी जो है 3 से नहीं कटने वाली, तो ये वैल्यू भी नहीं हो सकती। m की वैल्यू अगर हम 8 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 18,
18 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू हो सकती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि m के जितने भी मान निकले उनका योग बताना है। तो m का एक 2 निकला, एक 8 निकला, तो अगर हम इनको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सेम वही है जैसा पिछला क्वेश्चन था, हमने एक बार 2 का रूल अप्लाई किया, एक बार 3 का रूल अप्लाई किया। 2 का रूल अप्लाई करने पर जो भी वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल आई, 3 का रूल हमने अप्लाई किया तो उन्हीं वैल्यूज में से जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी या फिर जो हमारा सही आंसर था वो जो है बाहर आ गया। इतना समझ में आया? चलिए इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 57x716। अगर ये पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है तो हमें x का न्यूनतम मान बताना है। अब देखो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने क्या बताया था कि जो हमारे सम ऑफ डिजिट्स होता है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स वो हमारा 9 से कट जाना चाहिए, ये मैंने रूल बताया था। तो अगर यहाँ पर हम सम ऑफ डिजिट्स देखना चाहें तो 5 7 x 7 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सम देखना चाहें कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 7 19, 1 20 से 26, ठीक है, 26 प्लस x, ये 9 से कटना चाहिए। अब इसके लिए हमें कम से कम क्या वैल्यू लेनी चाहिए। देखो अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये 26 हो जाएगा जो कि 9 से नहीं कटेगा। x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये 27 हो जाएगा जो कि 9 से कट जाएगा। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है। आगे हम कोई सी भी वैल्यू लेंगे तो वो इससे बड़ी ही आएगी, तो सबसे छोटी जो पॉसिबल वैल्यू आई वो क्या आ गई, 1। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया था, चलिए मैं 11 और 12 का भी बता देता हूँ क्योंकि 11 का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो इसका रूल क्या कहता है। इसका रूल मैं लिखने के बजाय आपको समझाना ज्यादा जो है अच्छा समझूंगा। जैसे मान लो कि मैंने एक संख्या लिख दी, एक मैंने संख्या लिख दी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक एक अंक छोड़ करके, जैसे पहले ये, फिर इसको छोड़ा, फिर ये, फिर इसको छोड़ा, फिर ये, अब आगे कोई डिजिट है नहीं, और तो इनको एक अंक छोड़ करके जो मतलब ये डिजिट्स हैं इनको हमें ऐड कर लेना है। 6 3 9 तो कितना आ जाएगा टोटल जोड़ने पर 11। अब जो बचे हुए अंक हैं उनको हमें जोड़ लेना है, 9 4 13 और 13 3 कितना हो जाएगा, ये 16। मतलब क्या है कि जो सम स्थानों पर अंक हैं और जो विषम स्थानों पर अंक हैं इनको हमें अलग अलग जोड़ लेना है। और अगर इनका अंतर 11 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो ये दी गई पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो संख्या डिवाइड नहीं होगी। इतना समझ में आया? तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो इनके बीच का अंतर है ये कितना है, 5 का। अभी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरी संख्या 11 डिवाइड नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 6 3 2 4 2 1 ऐसे करके कुछ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो 6 2 8 और 8 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, 3। दूसरा अगर देखते हैं इसको हम ऐड करते हैं, जो बचे हुए उनके 4 3 7 और 7 3 ये भी कितना हो जाता है, 10। अब अगर इनके बीच में अंतर देखने कितना आ गया, 0। अब देखो मैंने क्या बताया था, या तो 11 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो 0 जो है वो रियल में 11 का मल्टीपल है। कैसे होगा, 11 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो है 11 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। तो 11 का रूल आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है कि जो सम प्लेस पर जो डिजिट्स हैं और जो विषम प्लेस पर हैं इनको अलग अलग ऐड करना है। ऐड करने के बाद में इनके बीच का अंतर देखना है। अगर वो 11 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो दी गई संख्या तो दी गई संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। अब देखो मैंने एक केस आपको और बताया था कि अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ जाती है जिसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो उस केस में क्या करते हैं, हम उसके ऐसे तो फैक्टर लेते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। मान लो अगर हमारे पास 12 का आ गया तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम 3 और 4 में तोड़ेंगे। अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था तो क्वेश्चन में मुझे क्या मिला, एक 40 से कुछ क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि दी हुई संख्या अगर 40 से डिविजिबल है तो जैसे भी मैंने पहले क्वेश्चन बताया, जैसे यहाँ पर बताया एक्स की वैल्यू बताओ, वैसे ही उसमें जो वैल्यूज पूछी गई थी। तो अगर हमारे पास 40 आ जाएगा तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, 8 इंटू 5 में तोड़ेंगे। यानी कि हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। आई बात समझ में? तो मैंने आपको 1 से लेकर के 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल समझा दिए और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और नंबर सिस्टम के नए टॉपिक के साथ में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।